दोस्तों बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों जबकि उमस की सब जगह कुछ न कुछ लोग जूझ रहे हैं, उस समय पर महाराष्ट्र की राजनीति कुछ अलग ही प्रकार की उमस से जूझ रही है। और यह आप सबको अब भली भांति पता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कल अजित पवार जी ने और कह लीजिए कि साथ में देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने इस गर्मी की उमस में और उमस जोड़ी है, तो उससे आप कह सकते हैं कि अभी बहुत उमस अभी महाराष्ट्र की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में आनी बाकी है। चलिए हम बात शुरू करते हैं सुप्रिया सुले जी से, जो कि अब शरद पवार जी के बाद कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं ही, अब एक बड़ा चेहरा हो गई हैं एनसीपी में, खास तौर पर अदर देन जयंत पाटिल जी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए एक बात कही। जब उनसे पूछा गया अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस जी के जो युति बनी है, तो उसके विषय में उनका जवाब था कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। यह सुप्रिया सुले जी का जवाब था। तो सुप्रिया सुले जी शायद है कि कहीं भूल गई कि बच्चा बहुत पहले पैदा हो गया था और वह सांस ले ही नहीं रहा था, वह बस मौके का इंतजार कर रहा था कि कैसे उसको उस छत्र छाया से जिससे निकलने की उसके अंदर छटपटाहट बढ़ती जा रही थी, उसको उससे निकलने का अवसर मिले। और उस बच्चे को यह अवसर उनके पिताजी सुप्रिया सुले जी के पिताजी शरद पवार जी ने ही दे दिया था। कैसे, हम इसकी ही पृष्ठभूमि में जाएं तो अगर आप लोग याद करें कि एक बार 2.5 दिन 3 दिन की सरकार बनी थी देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी की, जब तड़के तड़के सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे दोनों ने राजभवन में, उस समय राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने दोनों को, जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री, शपथ दिला दी थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। और सरकार चली नहीं, 2.5-3 दिन में अजित पवार जी वापस बैक टू पवेलियन हो गए, मतलब वापस एनसीपी में चले गए। और बाद में फिर एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना की सरकार बनी। उस समय अगर आप देखें तो जितनी किरकिरी बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी की हुई थी, यह एक टैग लग गया था कि सत्ता लोलुपता के चाह में उन्होंने एक ऐसा कोई समझौता किया जो कि उनके एथिक्स के विपरीत था। तो बहुत किरकिरी झेलनी पड़ी थी, व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस जी को भी, क्योंकि वे निवर्तमान सरकार में 5 साल तक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उन्होंने वापस से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो एक तरह से व्यक्तिगत उनके ऊपर भी बहुत बड़ा आक्षेप लग गया था कि वे सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी अगर आप हालिया में उन्होंने एक बड़े न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, और मैंने एक बात और भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, उसी इंटरव्यू को लिखित करते हुए, कि वे एक बात बोले थे और वे ये बोले थे कि मैं कुछ भूलता नहीं, मुझे सब याद रहता है। तो देखिए साहब, उस समय मेरे मन में ये बात उनकी थी कि जिस वजन जितना जोर डालकर वह उस बात को कह रहे थे कि मैं कुछ भूलता नहीं, मुझे सब याद रहता है, तो शायद है कि उनके मन में कहीं ना कहीं वह कसक थी कि जिस प्रकार से शरद पवार जी ने, एक तरह से ऐसा कह लीजिए उनके ही शब्द में, देवेंद्र फडणवीस जी के शब्द में, कि उन्होंने मेरे साथ डबल गेम किया था, कि उनकी ही सलाह से, उनकी ही रजामंदी से सरकार बनी, फिर बाद में वे पीछे हट गए और किरकिरी हुई। तो जिसका एक तरह से आप ये भी कह लीजिए शरद पवार जी ने खुद ने भी उस बात को मान लिया था कि हाँ भाई, मैंने गुगली डाली थी, अब आप अगर देवेंद्र फडणवीस जी बोल्ड हो गए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो
देखिए, मैं यह बात क्यों कोट कर रहा हूं, क्योंकि फडणवीस जी ने 2 दिन 3 दिन पहले ही कुछ बातें इशारों में कह दी थी कि मैं कुछ भी भूलता नहीं। मतलब साफ है कि उन्होंने उसको पर्सनली ले लिया था, उस इंसिडेंट को पर्सनली व्यक्तिगत स्तर पर ले लिया था। और अब बात करें साहब हम एकनाथ शिंदे जी की। एकनाथ शिंदे जी ने भी कल ही एक स्टेटमेंट दिया था कि जो कर्मठ नेता होते हैं उनके साथ अगर उनको दबाया जाए तो उसकी परिणति ऐसी ही होती है। यह शायद है कि वे अपने संदर्भ में भी कह रहे थे कि जब उन्होंने शिवसेना से बगावत करके अपनी अलग टीम दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई और एक तरह से एकाधिकार कर लिया उन्होंने शिवसेना पर। उनके पास शिवसेना का तीर कमान का सिंबल भी चला गया, पार्टी भी उनको मिल गई। तो अजीत दादा पवार को लेकर उन्होंने यह बात कही थी और वास्तव में अजीत दादा पवार जिस प्रकार से एनसीपी में दरकिनार करते किए जा रहे थे, उससे यह होना अवश्यंभावी था। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि वे ड्राइंग रूम के एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाले नेता नहीं है। अपने काका श्री के जैसे ही उन्होंने भी जमीन पर जाकर काम किया है। वे महज किसी को नॉमिनेट किए गए नेता या इम्पोज किए गए लीडर के जैसे नहीं हैं। तो यह अवश्यंभावी था, जो कि कल आप लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति में होते हुए देखा। अब साहब देखिए, मैंने एक बात और भी कही थी कि इसकी गूंज दूर तक जाएगी और गई भी, महागठबंधन तक बात आ गई। तो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, मैंने बताया भी था कि सबके मन में डर तो बैठ जाएगा। और कल ही आपने देखा होगा कि सुप्रिया सुले जी अपने उन्होंने जो बचे हुए विधायक थे उनके साथ बैठक कर डाली। और आज खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की पार्टी, वे भी आज अपने विधायकों के साथ मेलजोल कर रहे हैं, या कह लीजिए कि शायद है कि गिनती कर रहे हैं कि कितने हैं कि कितने नहीं हैं। तो एक तरह से सभी पार्टियों में अपने विधायकों की, सांसदों की, राज्यसभा सांसदों की, सबकी गिनती चालू हो गई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देखिए, आज शरद पवार जी, मैं उनको कहीं से किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति से खारिज तो नहीं करूंगा। उनको भी फोन किया, जो बाकी घटक दल हैं जैसे कि कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, और तृणमूल की और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी से आती हैं, सबने फोन करके उनको अपना समर्थन जताया। परंतु यह समर्थन क्या सीटों में मिल पाएगा? क्योंकि आज जो स्थिति है वह, उस स्थिति में तो पवार साहब फिलहाल नेगोशिएशन के लायक, तो मतलब नेगोशिएट कर सके अभी अब वह शक्ति तो रही नहीं। और सबको डर है भाजपा एनडीए का 2024 में वापसी का भी, जिसका एक नज़ारा अगर आप देखें तो अखिलेश यादव जी आज तेलंगाना में केसीआर जी से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबका, मतलब जो भी घटक दल महागठबंधन में है, हालांकि केसीआर साहब महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, फिर भी अखिलेश यादव जी का वहां पर जाना और यह कहना कि सभी का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से 2024 में भाजपा को वापस सत्ता में नहीं आने देना है। तो क्या वे एक ऑफर लेकर गए हैं महागठबंधन का केसीआर जी के पास? एक संभावना इसकी बनती है। और दूसरा, अगर चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लिए कि अगर वे ऑफर लेकर गए हैं कि केसीआर जी भी महागठबंधन का हिस्सा बने और केसीआर जी मान जाते हैं, तो जिस प्रकार से कांग्रेस इस समय, कांग्रेस के युवराज आदरणीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार से केसीआर जी को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, और जो भी कि वे राजा जैसा, केसीआर जी राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अब राजा के जाने की बारी है, प्रजा के सिंहासन पर आने की बारी है, तो क्या केसीआर जी राहुल गांधी जी के साथ एडजस्ट कर सकेंगे? प्रश्न बहुत ही गंभीर है।
और अखिलेश यादव जी अगर उनके पास यह ऑफर लेकर गए हैं तो शायद है कि पहले उनको कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अब महागठबंधन का मेजर हिस्सा बनते जा रही है। आज का एक सर्वे देख रहा था मैं जिसमें कि एनडीए को जिसको लीड करती है एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 275 टू 325 सीट का अनुमान जताया जिस सर्वे ने, कि जिसका मतलब होता है कि भाजपा बड़े आराम से या एनडीए बहुत आराम से अपनी पोजीशन बनाए रखेगा, यानी कि सत्ता में बना रहेगा। और कांग्रेस को 150 सीट्स दी उस सर्वे ने। तो कांग्रेस को 150 सीट मिलना उनके लिए, कांग्रेस के लिए, मैंने कई बार कहा है कि इट विल बी रिवाइवल ऑफ कांग्रेस, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। उनके लिए आगे के लिए एक बहुत बड़ी एक आशा की किरण जग जाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो पिछले चुनाव हुए थे कांग्रेस ने अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था, समवॉट 40 सीट्स के आसपास ही वे सिमट कर रह गए थे। तो अभी अगर 150, मैं बोलता हूं अगर 120 प्लस भी चले जाते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए तो यह रिवाइवल जैसा होगा। बाकी फिर जो घटक दल हैं वे, मैंने पहले भी कहा था कि महज कांग्रेस के सहयोगी जैसे ही रह जाएंगे। अब साहब उसमें भी एक पेंच फंस रहा है। पेंच कहाँ फंसता है कि जो बाकी घटक दल हैं किसी न किसी प्रकार से भाजपा द्वारा जो फेंका गया, अभी आप इसको सब एक पासा जैसा ही, डाइस जैसा ही आप मान लीजिए कि जो यूसीसी का समर्थन करने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णन जी के विषय में बताया था मैंने, उनके विषय में हो, या फिर अभी कल मायावती जी ने भी अपना एक तरह से समर्थन दे ही दिया। तो आप यूं कह लें कि एक अंदर ही मोर्चे के अंदर मोर्चा, मुझे वाजपेयी साहब ने एक बार बात कही थी तो वो मुझे याद है कि मोर्चे के अंदर मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ एक और आवाज उठी, कहां से? पश्चिम बंगाल से, जहां भाजपा अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि तृणमूल कांग्रेस के साथ भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि एनसीपी के साथ हुआ। उन्होंने कारण बताया अभिषेक बनर्जी जी को जिस प्रकार का ममता दीदी का समर्थन है, और ऐसा मान के यही चला जा रहा है फिलहाल तो कि ममता बनर्जी अपनी बैटन अभिषेक बनर्जी जी को पास ऑन करेंगी। तो वे नेता जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया है, फिर उन नेताओं का क्या? प्रश्न बहुत वाजिब उठाया पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने। बोले वे हमारे संपर्क में हैं और ऐसा यह कभी भी हो सकता है। तो देखिए साहब, एक बात अभी जो एकनाथ शिंदे जी ने कही थी कि जब कर्मठ नेता को दबाया जाता है या उसको पीछे करके किसी और को आगे बढ़ाया जाता है तो परिणति यही होती है। तो कोई भी राजनीतिक दल जो कि पारिवारिक, मतलब जिसका आप कह लीजिए कि डोमिनेटेड है, तो उनके साथ अंततोगत्वा होना यही है। तो क्या तृणमूल में भी ऐसा कुछ हो सकता है? खैर यह तो समय ही बताएगा। बट शुभेंदु अधिकारी जी, जो कि जिन्होंने ममता बनर्जी जी को हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भारी अंतरों से हराया भी था, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो आगे और भी कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि अगर आपको कुछ नज़ारे देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जनता दल सेकुलर के नेता कुमारस्वामी जी ने, जो कि देवगौड़ा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे कुमारस्वामी ने जो कर्नाटक के भूतपूर्व सीएम है, उन्होंने भी बात की, चुटीले अंदाज में ही बात भले कही हो, कि कल जो महाराष्ट्र में हुआ तो उनके मन में डर है कि
जो मौजूदा सरकार मतलब कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उसमें अजित पवार कौन साबित होगा, उनको इस बात का डर है। कहीं ना कहीं उनका इशारा शायद है कि आप सब समझ रहे होंगे कि डीके शिव कुमार जी की ओर था। तो कल को अगर ऐसा ही कोई उलटफेर, अभी तुरंत से तो संभव नहीं है, मगर हाँ आगे भविष्य में कभी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलिए साहब, अब बाकी तो सब सारी बातें आप ऐसा कह लीजिए कि अब कुछ हमको समय पर भी छोड़ देना चाहिए तब तक के लिए, कि जब तक कि लिए कोई एक ऐसा मसौदा और हमारे सामने ना आए जिसकी हम यहाँ पर बैठ के चर्चा करें। और राजनीति है साहब, हर समय आपके पास कोई ना कोई ऐसे अवसर आते ही रहेंगे जब आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर आप अब चलिए साहब इसको, आप क्योंकि थोड़ा सा समय भी हो रहा है तो आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ और हमारा आपका यह संवाद बना रहे, यही ऐसी मेरी कामना रहेगी। आप सबको पुनः गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। और साहब हाँ, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साहब संवाद पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन का बेल दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय ओम श्री सद्गुरुवे नमः।